स्टार्ट कर दी है। तो आज हमारी तीसरी क्लास है और उच्च शिक्षा प्रणाली या हायर एजुकेशन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। और उसमें हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था स्वतंत्रता के पहले और बाद के भारत में उच्च शिक्षा और अनुसंधान का विकास। तो आज उसके आगे हम शुरू करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने स्वतंत्रता के पहले उच्च शिक्षा और अनुसंधान का विकास पढ़ा था। उसमें 1813 चार्टर अधिनियम से लेकर के 1882-83 तक हंटर आयोग तक जाना था। उसके बाद फिर हमने 1902 से लेकर के और 1934, 37, 44, 1800 का काल, 1900 के काल में जो गतिविधियां हुई उसके बारे में हमने जाना था। और फिर उसके बाद पंचवर्षीय जो योजना थी उसके अंतर्गत जो शिक्षा का विकास था उसके बारे में समझा। और वहां से दो चीजें निकल के आई, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और मुद्लियार आयोग। ठीक है, उसके बाद हमने फिर जो भी 1948 और 1952, 1964 और ये सब आयोग थे। और 1968 में पहले हमारी शिक्षा नीति आई। ठीक है, तो जो 1968 में शिक्षा नीति आई उसके बारे में हमने जाना था। फिर उसके बाद एक समसामयिक सूची, जो कॉन्करेंट लिस्ट, जो 42nd अमेंडमेंट में था, संवैधानिक संशोधन था शिक्षा को लेकर के। और ये कहता था कि राज्य और केंद्र दोनों की जिम्मेदारी है शिक्षा के स्तरों के लिए। तो आज हम शुरू करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। और ये लगभग हम पढ़ ही चुके थे, बस एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। तो 1986 में राजीव गांधी के नेतृत्व में भारत सरकार ने शिक्षा पर एक नई राष्ट्र नीति अपनाई, एनपीई जिसको बोला जाता है। और नई नीति में जो मुख्य बात थी वो ये थी कि असमानताओं को दूर करने पर विशेष ध्यान देने और विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति समुदायों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करने का आह्वान किया गया। नीति में गरीबों के लिए छात्रवृत्ति का विस्तार, वयस्क शिक्षा, उत्पीड़ित समूह में शिक्षकों की भर्ती, नए संस्थान विकसित करने और आवास एवं सेवाएं प्रदान करने पर जोर दिया गया। इसमें मुख्य बातें जो याद रखने योग्य हैं, बातें सभी याद याद रखने योग्य, लेकिन इसका ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान किया और देश भर में प्राथमिक विद्यालयों में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया। इस नीति में ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल का निर्माण किया। तो इसको याद रखेंगे, तीन चीजें इसमें याद रखना है कि बाल केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया और प्राथमिक शिक्षा के सुधारों के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया और महात्मा गांधी जी के दर्शन पर ये मॉडल था, ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल को इसमें निर्माण किया गया। तो ये इसमें ध्यान रखेंगे हम लोग। ये किस में कहा जा रहा है? 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है या नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, उसके बारे में। ठीक है, पहले आया था 68 में, दूसरा आया 86 में। 68 में राजीव गांधी जी लेके आए थे, 86 में इंदिरा गांधी, 86 में राजीव गांधी जी लेके आए थे और 68 में इंदिरा गांधी जी लेके आए। अब जो काल आता है अगला, यहाँ से ये दो शिक्षा नीति आई हमारी, 1968 और 1986। उसके बाद जो 1993 में एक कमेटी बनी जिसका नाम था ज्ञान कमेटी। ठीक है, ज्ञानम कमेटी। तो ज्ञानम कमेटी 1993 में इसने क्या बताया? इसने अकादमिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए लचीलेपन और स्वायत्तता की सिफारिश की। ठीक है, तो 1993 में जो एकेडमिक होते थे उसमें एक्सेलेंस को सुनिश्चित करने के लिए, उत्कृष्टता को सुनिश्चित करना और लचीलापन और स्वायत्तता की सिफारिश की। और डीम्ड विश्वविद्यालयों की अनियंत्रित वृद्धि को प्रतिबंधित करने के लिए कहा। इसने शिक्षा की गुणवत्ता को विनियमित करने और प्रोत्साहित करने के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान पर एक राष्ट्रीय आयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।
विश्वविद्यालय प्रणाली में अनुसंधान, मतलब यहाँ से अनुसंधान पर एक राष्ट्रीय आयोग की आवश्यकता पर इस ज्ञानम समिति ने सुझाव दिया और शिक्षा की गुणवत्ता को रेगुलेट करने के लिए और उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया यहाँ पर इन्होंने। ठीक है, और जो एकेडमिक उत्कृष्टता है, मतलब एकेडमिक एक्सीलेंस है, उसको सुनिश्चित करने के लिए, उसमें लचीलापन लाने के लिए और स्वायत्ता की सिफारिश, यानी स्वायत्ता हम कहें तो सेल्फ प्राइवेटाइजेशन की बात कह सकते हैं, और ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी, सॉरी, ऑटोनॉमी की बात इसमें कह सकते हैं, और डीम्ड विश्वविद्यालयों की अनियंत्रित वृद्धि को प्रतिबंधित करने के लिए कहा। ठीक है, ये ज्ञानम समिति 1993 ने सुझाव दिए। उसके बाद का जो आया 2005 में सेम पित्रोदा समिति आई। सेम पित्रोदा समिति ने क्या सुझाव दिए वो पढ़ते हैं। इस लोकप्रिय रूप से राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एनकेसी, नेशनल नॉलेज कमीशन को किस शॉर्ट फॉर्म से भी हम जानेंगे, एनकेसी के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, इसने बहुविषयक, मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी की बात हो रही है, बहुविषयक पेशेवरों की मांग को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम के पुनर्गठन और मानकों और रणनीतिक प्राथमिक रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए जो मानदंड आधारित संसाधन आवंटन की सिफारिश की। तो ये बहुत सारी चीजें लिखी हैं, इसमें मेन क्या चीज हमको ध्यान देनी है कि विषयक पेशेवरों की मांग को पूरा करने के लिए, यानी कि बहुविषयक कौन होते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी, जो मल्टी टीचिंग कर सके, उनकी मांग की, ऐसे प्रोफेसरों की मांग की, पढ़ाने वाले टीचरों की मांग की, और पाठ्यक्रम के पुनर्गठन और मानकों और रणनीतिक प्राथमिक रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए जो स्टैंडर्ड थे, मानदंड आधारित संसाधन आवंटन की सिफारिश की। ठीक है, उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना, दूसरा इन्होंने क्या बताया कि जो हायर एजुकेशन है उसमें एक्सीलेंस को बढ़ावा देना चाहिए। इसने प्रवेश का समर्थन किया और विदेशी विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालयों पर कॉलेजों की संबद्धता का बोझ कम करने का भी समर्थन किया। मतलब जो विदेशी विश्वविद्यालय थे और जो विश्वविद्यालय हैं और जो कॉलेज के साथ एक्रेडिशन होता है, उस पे उसकी बोझ को कम करने का इन्होंने सुझाव दिया। तो ये सेम पित्रोदा के कुछ सुझाव थे कमेटी के 2005 में। 1968, 1986 इसमें हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, और 1993 में ज्ञानम कमेटी आई, और 2005 में सेम पित्रोदा कमेटी आई, जिनने सुझाव रखे हमारे सामने। ठीक है, फिर 2009 में यशपाल कमेटी आई। यशपाल कमेटी ने क्या कहा कि भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए सुपर नियामक के रूप में उच्च शिक्षा और अनुसंधान CHR का यहाँ पर जो है उन्होंने आयोग की स्थापना करी, कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, तो बेसिकली रिसर्च की बात कहाँ से चालू हुई, ज्ञानम समिति से, और उसका 2009 में इसका आयोग की 7 सदस्यीय आयोग की स्थापना हुई, और उसका नाम क्या दिया गया, कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, इसको बोला गया CHER शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, नियामक मतलब रेगुलेटरी बॉडी के बारे में यहाँ पर बात हुई। अब शिक्षा प्रणाली के दूसरे स्तर के रूप में राज्य उच्च शिक्षा परिषदों का गठन हुआ। तो दूसरी बात इसने क्या करी कि जो शिक्षा प्रणाली, जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, उसमें सेकेंडरी लेवल पर राज्यों में एक काउंसिल का, शिक्षा काउंसिल का, एजुकेशन काउंसिल का गठन करने के लिए बात करी। ठीक है, डीम्ड विश्वविद्यालयों का दर्जा छोड़ना और योग्य लोगों को पूर्ण विश्वविद्यालय में परिवर्तित करना। तो जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, अच्छा अभी अभी आपको पता है डीम्ड, फेमस योग के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है? SVSM। यस, एसवीएसएस जो है, हाँ, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो बीच में क्या हुआ था हमारे भारत में, लगभग 2000 के आसपास की बात है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी 2016 में कम से कम 50 ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटी थे जिनको बंद किया गया, जिनमें झोल चल रहा था, और यूजीसी से उनका जो था
जो फर्जी यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, इस तरह के काम हो रहे थे काफी डीम्ड यूनिवर्सिटी में। फर्जी काम चल रहे थे, मार्कशीट वगैरह देना और पैसे लेकर के ये सब काम करना। तो 2016 में यूजीसी की तरफ से कड़ी कार्रवाई करते हुए काफी 50 के लगभग डीम्ड विश्वविद्यालय जो थे या इस प्रकार के विश्वविद्यालय जो थे उनको बंद करने का काम किया गया। तो डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा छोड़ना और योग्य लोगों को पूर्ण विश्वविद्यालय परिवर्तित करना, जबकि बाकी को खत्म करना, ये काम 2009 में यशपाल समिति ने सुझाव दिया गया। स्नातक कार्यक्रम पर जोर और सीखने के लिए बहुविषयक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। स्नातक मतलब ग्रेजुएशन जो प्रोग्राम थे उसके ऊपर जोर दिया इन्होंने, और सीखने के लिए जो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज थे, दृष्टिकोण था, उसको बढ़ावा देना। विश्वविद्यालयों पर कॉलेज संबंधता कम करना, इसने भी यहाँ पर यह सुझाव दिया है। एक तो 2005 में सेम पित्रोदा जो कमेटी थी उसने भी ये सुझाव दिया और यशपाल समिति ने भी उसको बनाए रखा। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करने और उसे बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए GRE जैसी परीक्षा का विकास किया। तो GRE जो है ये एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है जो कि परीक्षाओं का विकास करने के लिए उच्च शिक्षा में गुणवत्ता का आकलन और उसे बढ़ाने के लिए बनाई गई। यह स्वीकार करना कि उच्च शिक्षा में ज्ञान क्षेत्रों का विखंडन अतः विषय शिक्षा में बाधा डालता है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, एक इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया। तो ये हमने जाना, इसमें से कुछ मोटी मोटी चीजें पूछ सकते हैं, जैसे कि कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च 7 सदस्यीय जो आयोग है ये, इसका ईयर पूछ सकते हैं और या समिति का नाम इसमें से पूछ सकते हैं। एक जो गुणवत्ता का आकलन और उसे बढ़ाने के लिए शिक्षा के लिए जो परीक्षा का विकास है उसके लिए कौन सी, तो एक GRE का यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है इसमें से। और डीम्ड विश्वविद्यालयों को दर्जा छोड़ने या योग्य लोगों को पूर्ण विश्वविद्यालय परिवर्तित करने के लिए कौन सी समिति का सुझाव आया, तो ये इस प्रकार का प्रश्न यहाँ से बन सकता है। फिर इसके बाद 2009 में एक और समिति आई, उसको शर्मा समिति कहा गया, और इसने दो चीजें और सुझाव दिए कि इसमें भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा के विकास पर विचार विमर्श किया, और शर्मा समिति ने भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की स्थापना का सुझाव दिया, मतलब IISER। तो ये IISER जो है हमारे भोपाल में भी है, अयोध्या बाईपास पे आई थिंक सो, या कहीं तो है। फिर उसके बाद डॉक्टर अनिल काकोडर समिति 2011 में डॉक्टर अनिल काकोडर समिति बनी और उसने कुछ सुझाव दिए। इसका गठन देश में तकनीकी शिक्षा, मतलब जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको बेहतर बनाने के लिए रणनीतियों की सिफारिश करी कि भाई कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए, है ना। और इसने प्रत्येक संस्था में अनुसंधान के लिए 2% बजट निर्धारित करने की सिफारिश करी। तो ये प्रश्न एक यहाँ से आ सकता है कि 2% बजट किसने निर्धारित करने की सिफारिश करी, तो हमें डॉक्टर अनिल काकोडर समिति 2011 इसका याद रखना। और फिर उसके बाद 2012 में KB पवार समिति, ये सब रिसेंट समितियां हैं जो ध्यान रखना, एक तो 1800 का काल हो गया, 1900 का काल हो गया, और 2000 का काल, 21वीं सदी। तो ध्यान रखिएगा, इनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। KB पवार समिति 2012 यूजीसी द्वारा गठित समिति ने उच्च शिक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPPP के जो मॉडल है उसकी सिफारिश की। KB पवार समिति ने उच्च शिक्षा में PPP मॉडल के 4 अलग अलग मॉडल प्रस्तावित किए। तो जो KB पवार समिति है इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा, इसमें किस प्रकार के मॉडलों का जो है सुझाव दिया गया। तो पहला था बुनियादी ढांचा मॉडल, ठीक है, पहला था बुनियादी ढांचा मॉडल, आउटसोर्सिंग मॉडल, इक्विटी मॉडल और रिजर्व आउटसोर्सिंग मॉडल। ये 4 मॉडल इन्होंने बताए थे। अब इसकी डिटेल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो और उसके बाद लास्ट हमारी जो अभी लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी आई है, नैप आया है, 2020 में आया है, और इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, नेट से भी पढ़ लीजिएगा, मोटी मोटी इसकी बात एक बार समझ लेते हैं। आई थिंक सब कुछ इसमें आ जाएगा आपका मैटर।
तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी 2020 में, इसमें मानव संसाधन इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यानी कि एमएचआरडी द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति एनपी का उद्देश्य देश में स्कूलों और उच्च शिक्षा प्रणाली में मौजूद 34 साल पुरानी नीति में बदलाव किया। ठीक है, 1986 की जो नीति थी उसके बाद जो नीति में बदलाव आया वो कब आया? 2020 में। काफी लंबा टाइम है, शिक्षा को लेकर के जो बदलाव हैं वो रेगुलर चलते रहने चाहिए, लेकिन 34 साल बाद एक ने हमें एजुकेशन पॉलिसी देखने को मिली। नई नीति दृष्टिकोण में अधिक व्यवहारिक है और ये क्या है? ज्यादा प्रैक्टिकल है, देश के शिक्षा परिदृश्य की जमीनी हकीकत पर आधारित है। जैसा कि हमने बात किया था कि हमारी जो पुरानी एजुकेशन थी वो हमें स्किल्ड कम बनाती थी, तो यहाँ पर स्किल्ड के ऊपर जोर ज्यादा दिया गया, जो छात्रों की रचनात्मक और नवचार के साथ साथ व्यक्तित्व विकास पर अधिक जोर देती है, ना कि उनसे उच्च अंक प्राप्त करने की अपेक्षा करती है और बिना सामग्री की नकल करती है। तो ठीक है, यहाँ पर रिपीटेशंस नहीं है किसी चीज का कि बस रट लो और स्किल्स के बिना काम आगे करो। तो यहाँ पर इन चीजों पर इन्होंने जोर दिया। दूसरा, अवधारणाओं की बुनियादी समझ प्राप्त करना। ठीक है, एनपी की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है कि 10+2 बोर्ड परीक्षा संरचना का विचार हटा दिया गया है और इससे स्कूलों से छात्रों के ड्रॉप आउट दर में कमी आएगी। तो एक विचार ये आया कि जो स्कूल से छात्र हैं ड्रॉप आउट करते हैं तो उसके लिए जो बोर्ड रहता है उससे घबरा करके या उसमें पास नहीं होना, ये एक कारण था, तो इसको एक यहाँ पर रखा गया। बिंदु एक के स्थान पर लागू होने वाली नई संरचना, मतलब जो हमने देखा था पहले हमारे क्या होता था? 5+3+3+3 होता था, है ना? मतलब जो ग्रेजुएशन का टाइम है उसको थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है। तो ये जो अब नई संरचना है वो 5+3+3+3, मतलब प्राइमरी, मिडिल और हाई और हायर एजुकेशन। तो यहाँ पर उस संरचना को बदलाव दिया गया है और यहाँ पर 5+3+3+4 इस प्रकार से सुझाव या इस इम्प्लीमेंट ही हो चुका है। ये जो अब नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत है उसमें ये चेंजेस हुए हैं। और अध्ययन के स्तरों को सरल और केंद्रित श्रेणियों में रखा गया है। अब इसमें प्री स्कूल कक्षा 5वीं तक है, ठीक है, मिडिल स्कूल कक्षा 6 से 8 तक है, पहले की तरह ही है, हाई स्कूल कक्षा 9 से 12वीं इसको डिग्री कहेंगे, और कक्षा 12 से आगे व्यावसायिक प्रशिक्षण कक्षा 6 से शुरू होगा। और जो व्यावसायिक परीक्षण है इसमें कक्षा 6 से शुरू हो जाएगा। मतलब जो स्किल्स के प्रोग्राम रहेंगे, पहले हम वो 12th करने के बाद, कॉलेज करने के बाद भी नहीं सीख पाते थे, जो कि अब प्रैक्टिकल लेवल हमें क्लास 6 से जो हमारे बच्चे होंगे उनको सिखाया जाएगा। ऐसे कुछ मॉडल बनाए जाएंगे जो उसमें पढ़ाया जाएगा और कम उम्र से ही छात्रों को अधिक अनुभव प्रदान करेगा। तो जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसकी परसेंटेज इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत बढ़ा दी गई है। कक्षा 5वीं तक बच्चों का ये समझ में आ जाता है कि उनका इंटरेस्ट किस चीज में है, तो वो इंटरेस्ट के ऊपर बच्चा आगे से ही 6 क्लास से ही अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपनी जो है पढ़ाई को रख सकता है। छात्र कक्षा 8 से 12 तक अपने पसंदीदा विषय चुन सकते हैं और यह उन्हें उनके द्वारा चुने गए विषयों में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। सभी स्नातक पाठ्यक्रमों की अवधि 4 वर्ष की होगी, जिससे छात्रों को अपने संबंधित विषय में महारत हासिल करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। तो जो 4 वर्ष होंगे इसमें अगर कोई 1 साल कंप्लीट कर लेता है तो उसको डिप्लोमा बोल दिया जाएगा, 2 साल कंप्लीट कर लेता है तो उसको कुछ पीजी डिप्लोमा या ऐसा कुछ नाम दिया जाएगा। तो इसमें इन्होंने ये भी चेंजेस करे हैं कि आपको कहीं भी जो आपके सेमेस्टर्स होते हैं या साल होते हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगे, आपको सर्टिफिकेशन हर स्टेज पे मिलता रहेगा। 4 साल पूरे हो जाएंगे तो एक एमए या ऐसा कुछ आपको दर्जा दिया जाएगा कि वो
आपके एजुकेशन के स्तर को बढ़ाएगा। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, जिसमें कुछ मोटी मोटी बातें हमने आज समझी यहाँ पर। इसके बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक बनेगा वो ये बनेगा कि भारत में उच्च शिक्षा की नियामक और नीति संरचना, रेगुलेटरी बॉडी और पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में हम अब थोड़ा सा समझेंगे। ये अगला टॉपिक आएगा हमारा। अभी हमने जो स्वतंत्रता के पहले और बाद के जो आयोग और पॉलिसी वगैरह थी उसके बारे में हमने समझा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है रेगुलेटरी एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन, या भारत में उच्च शिक्षा की नियामक और नीति संरचना। तो इसको थोड़ा इस चार्ट से देखेंगे कि जो एजुकेशन है हमने, अच्छा ये बताइए एजुकेशन जो है कौन से संशोधन के अनुसार राज्य और सेंटर को बराबर शिक्षा के स्तर को करने के लिए कौन से संशोधन, संवैधानिक संशोधन में किया गया था? 45 है 45 45? हाँ, ये एक बार चेक कर लेना, आई थिंक 42 था वो, है ना। और ये इसमें क्या किया गया कि दोनों सेंटर को और स्टेट को बराबर बराबर जिम्मेदारी दी गई पढ़ाई की, उच्च शिक्षा की। और जो सेंटर काम करता है वो किस में करता है? एमएचआरडी, और इसके अंदर जो है एमएचआरडी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हायर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड जो मिनिस्ट्री है वो इसमें इन्वॉल्व होता है, एमएचआरडी। और रेगुलेटर बॉडीज फिर इसके अंदर काम करती हैं। वो कौन सी रेगुलेटरी बॉडी या प्रोफेशनल काउंसिल्स होती हैं? जैसे यूजीसी, एआईसीटी, ये सब मंत्रालय के अंतर्गत रहती हैं, इनको रिपोर्ट करती हैं, ठीक है। और ये मंत्रालय सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। और वहीं दूसरी ओर स्टेट गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट्स बनते हैं या फिर काउंसिल्स बनती हैं, है ना। या टेक्निकल एजुकेशन के लिए बोर्ड वगैरह जो भी बनते वो बनते हैं। तो ये दो ऐसे धड़े चलते हैं, एक सेंटर के लेवल का हो गया, एक स्टेट के लेवल का हो गया। फिर ये दोनों का मिलके क्या, यहाँ स्टेट के लेवल पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं, और सेंटर के लेवल पे सेंटर, फिर एमएचआरडी मतलब मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है। फिर रेगुलेटरी बॉडीज मिनिस्ट्री को कौन रिपोर्ट करती हैं? रेगुलेटरी बॉडीज करती हैं, एक ब्रिज का काम करती हैं। और ये दोनों मिलके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। और जो इनका एक्रेडिटेशन का काम है वो कौन करता है? नेक या एनबीए करता है। यहाँ पर आप अच्छे से देखो, ये एक पिरामिड बना हुआ है कि एक्रेडिशन कौन करता है? नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिशन, मतलब ये हो गया आपका एनबीए। और नेक यहाँ पर दिया है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल। तो ये एक्रेडिशन का काम करता है। फिर रेगुलेशन का काम कौन करता है, मतलब नियामक का काम कौन करता है? यूजीसी करती है, एआईसीटी करती है, एमसीआई, पीसीआई, डीसी, बीसी, एनसीटी, आईसीआर, ये सब जो वो हैं, इनको बोर्ड्स कहेंगे या काउंसिल्स कहेंगे। ये सब वो हैं जो रेगुलेट करती हैं हमारे यहाँ उच्च शिक्षा को, ठीक है। और ये दो काम तो हो गए, एक्रेडिशन, रेगुलेशन। और पॉलिसी मेकिंग कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। एमएचआरडी जो है इसको देखता है, और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ये पॉलिसी मेकिंग करते हैं, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ये भी पॉलिसी मेकिंग करते हैं। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, है ना, सीएबी जो हमने बात करी थी, कैब जो होता है वो, और स्टेट काउंसिल्स फॉर हायर एजुकेशन। तो ये जो बॉडीज होती हैं ये पॉलिसी बनाती हैं। और ये जो यूनिवर्सिटी यूजीसी, एआईसीटी, आईसीआर जो होते हैं ये रेगुलेशंस करते हैं। और एक्रेडिशन कौन करता है? नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिशन और नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल, ठीक है। तो ये एक हमारे यहाँ रेगुलेटरी और पॉलिसी का फ्रेमवर्क है भारत में उच्च शिक्षा का, ठीक है। अब इसके बाद जो मुख्य बात आती है कि शीर्ष स्तर के निकाय या अपेक्स लेवल बॉडीज भी हम इनको बोलते हैं। तो वो कौन सी क्या होती है उसके बारे में हम समझते हैं। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत, ठीक है, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 8 शीर्ष स्तरीय निकाय, नियामक निकाय भी इनको बोलते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज या
रिसर्च काउंसिल भी इनको बोलते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुसंधान परिषद, जो भारत में उच्च शिक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, 8 निकाय होते हैं, 8 बॉडीज होती हैं जो रेगुलेटरी और रिसर्च काउंसिल्स होती हैं भारत में, और वो उच्च शिक्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं। इन निकायों में मोटे तौर पर 2 श्रेणी में विभाजित किया जाता है। ठीक है, जो ये रेगुलेटरी बॉडीज या रिसर्च काउंसिल्स होती हैं, इनको 2 श्रेणियों में, 2 कैटेगरी में रखते हैं। तो 2 श्रेणी कौन सी है? पहली है नियामक निकाय और अनुसंधान परिषद। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज और रिसर्च काउंसिल्स, या अपेक्स लेवल बॉडीज होती हैं, और इसको शीर्ष स्तर के निकाय कहे जाते हैं उच्च शिक्षा के। ध्यान रखेंगे, रेगुलेटरी बॉडीज और रिसर्च काउंसिल्स। तो जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, ये 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं? पहली तो क्या हो गई? यूजीसी, है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। दूसरी कौन सी हो गई? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, है ना, AICTE। और वास्तुकला परिषद, मतलब वास्तुकला परिषद होती है COA, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, इसको कहेंगे। और भारत में उच्च शिक्षा को विनियमित करने के लिए ये काम करते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज हैं ये इसकी। ठीक है, ये 3 प्रमुख रेगुलेटरी बॉडीज हैं। अब हम पढ़ें, हमने देखो अपेक्स लेवल के बॉडी के बारे में समझा। अपेक्स लेवल बॉडी 8 ऐसे रेगुलेटरी बॉडीज या काउंसिल्स को मिलके बनती है, और उसमें से 2 चीजें निकल के आती हैं। क्या आती है? एक तो रेगुलेटरी बॉडीज यानी कि नियामक निकाय, और दूसरा आता है उसमें से रिसर्च काउंसिल, है ना। तो जो नियामक निकाय है उसके अब हम समझते हैं कि उसकी जो 3 बॉडीज थी, यूजीसी, AICTE और COA, यानी कि यूजीसी और जो यूजीसी हो गया हमारा यूनिवर्सिटीज को जो रेगुलेट करती है, AICTE जो टेक्निकल एजुकेशन होती है उसको रेगुलेट करती है, और COA मतलब जो आर्किटेक्चर या इस तरीके की जो पढ़ाई होती है उसको रेगुलेट करती है। तो हम पहले अब यूजीसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं उसको? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, तो यूजीसी भारत में विश्वविद्यालयों को संचालित करता है। ये ध्यान रखना है कि अगर कोई पूछे कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों को कौन संचालित करता है, तो यूजीसी संचालित करता है। 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया। 53 में ये अस्तित्व में आया, और फाइनल 1956 में क्या हुआ? ये अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैदिक संगठन बन गया। 1953 में इसकी अवधारणा आई, और अवधारणा कब स्थापित हो गई, कानून में कब परिवर्तित हो गई? जब 1956 में संसद के द्वारा इसका कानून पारित कर दिया गया। ठीक है, अब इसके प्रमुख 5 बिंदु हम समझ लेते हैं। यूजीसी अधिनियम की धारा 12 के अनुसार, यूजीसी अधिनियम की धारा, यूजीसी भी एक कानून है, कानून में कुछ धाराएं बनाई गई हैं। उस धारा 12 के अनुसार यूजीसी का मुख्य कार्य विश्वविद्यालयों में मानकों का समन्वय, मतलब स्टैंडर्ड का समन्वय और निर्धारण और रखरखाव, ये इंपॉर्टेंट है। भाई कोई भी विश्वविद्यालय बनता है तो उसका मानक होना बहुत आवश्यक है, और उसका मेंटेनेंस कैसे होगा और उसका निर्धारण कैसे होगा, ये बहुत आवश्यक है। तो इसके बारे में धारा 12 के अनुसार ये चीज एक इसमें ऐड की गई। ठीक है, यह विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली के भीतर धन का वितरण भी करता है, मतलब जो विश्वविद्यालय होते हैं उनको फंडिंग कौन करता है? यूजीसी फंडिंग करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह केवल एक अनुशंसा निकाय के रूप में कार्य करता है। किसी भी विश्वविद्यालय को स्थापित करने या उसकी मान्यता रद्द करने की कोई शक्ति नहीं है। यूजीसी क्या करता है? अनुशंसा करता है। ठीक है, और विश्वविद्यालय को स्थापित करने या उसकी मान्यता रद्द करने की इसके पास कोई भी शक्ति नहीं है। ये ध्यान रखेंगे कि एक तो यूजीसी क्या करता है? फंड देता है विश्वविद्यालयों को। दूसरा क्या करता है? केवल जो निकाय हैं, जो बॉडीज हैं, उनकी अनुशंसा करता है, और ये विश्वविद्यालय को स्थापित करने या उनकी मान्यता रद्द करने की इसके पास कोई शक्ति नहीं है। यूजीसी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष
और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं, मतलब 12 सदस्य होगा। ठीक है, यूजीसी में कितने सदस्य होते हैं? बोर्ड में 12 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष जो होता है, उपाध्यक्ष होता है, और 10 लोग केंद्र के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा इसमें नियुक्त करते हैं। सचिव कार्यकारी प्रमुख है। इसमें जो सेक्रेटरी होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, या सचिव जो है कार्यकारी प्रमुख होते हैं। ये नई दिल्ली के साथ साथ, अब ये कितनी जगह है? बेंगलोर में है, भोपाल में है, गुवाहाटी में है, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में 6 क्षेत्रीय कार्यालयों में ये कार्य करता है। ठीक है, यूजीसी में कितने लोग होते हैं? 12 होते हैं बोर्ड में, या जो काउंसिल होती है उसमें 12 लोग होते हैं। और इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ साथ जो 10 लोग होते हैं उसको कौन नियुक्त करता है? उनको केंद्र सरकार नियुक्त करती है। और जो इसके सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, वो इसके मेन हेड होते हैं या कार्यकारी प्रमुख होते हैं, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। और 6 स्थानों पर ये अपना कार्यालय चलाते हैं। कौन कहाँ? वो 6 स्थान कौन है? बैंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे। यूजीसी उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं में भी लागू करता है, जैसे उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय यूपीई, उत्कृष्टता की संभावना वाले कॉलेज सीपीई, और उत्कृष्टता और एक विशेष क्षेत्र की क्षमता वाले केंद्र सीपीईपीए, विशेष सहायता कार्यक्रम एएसएपी, और बुनियादी वैज्ञानिक अनुसंधान बीसीआर आदि। तो ये कुछ जो इंस्टीट्यूट हैं, योजनाएं हैं, ये योजनाएं यूजीसी उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार के लिए लेके आती है। इन योजनाओं को नाम यहाँ पर दिए गए। और सबसे पहली चीज, जो यूजीसी के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सीडी देशमुख यूजीसी के सबसे पहले अध्यक्ष थे। तो ये मोटे मोटे पॉइंट हैं जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से, इनमें से ही आपके प्रश्न बनेंगे। अब रेगुलेटरी जी, रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में हमने पढ़ा, और रेगुलेटरी बॉडीज में हमने जाना। उसके बाद फिर जो हमारे पास रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं, उसके बारे में यूजीसी हो गई, एआईसीटी हो गई, या सीओए हो गया, इस प्रकार से रेगुलेटरी बॉडीज हैं। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी की कैटेगरी है वो उन्होंने कितनी रखी है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो यूनिवर्सिटी जो है बेसिकली 5 कैटेगरी होती है। 5वीं कैटेगरी जो होती है हमारे यहाँ पर कोई मतलब की नहीं है, इसलिए उसको पढ़ना आवश्यक नहीं है। बस मोटी मोटी जानकारी के लिए हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न जो आएंगे यहीं कहीं से आएंगे, इतने डीप प्रश्न नहीं आते इसमें। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक कैटेगरी होती है जिसको हम केंद्रीय विश्वविद्यालय कहते हैं। और केंद्रीय विश्वविद्यालय बेसिकली कौन स्थापित करता है, कौन चलाता है? सेंटर चलाता है ना, केंद्र चलाता है, केंद्र के अंतर्गत कार्य करते हैं। और स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं। स्टेट जी, उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, राज्य विश्वविद्यालय या स्टेट विश्वविद्यालय हम इनको कह सकते हैं। जैसे हमारा बरकतुल्ला विश्वविद्यालय हो गया, ये राज्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, ये सॉरी जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है वो केंद्र की यूनिवर्सिटी कहलाती है। फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई, जैसे एस व्यासा वगैरह हो गई, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी में कहलाते हैं। और फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी मतलब निजी विश्वविद्यालय कहलाते हैं। निजी विश्वविद्यालय जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे हैं भोपाल में, जिसमें हम सेम ग्लोबल कॉलेज हो गया, आरएनटीयू हो गया, ये सब क्या है? निजी विश्वविद्यालय कहलाते हैं, यूनिवर्सिटीज कहलाती है। ये कैटेगरी होती है यूनिवर्सिटीज की। ठीक है, अब इनके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल समझेंगे। तो पहला हो गया केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय क्या होता है? भारत में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय या केंद्रीय विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो जो विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं वो संसद के द्वारा आते हैं। तो इनकी जो मान्यता होती है वो टॉप लेवल पे होती है। अगर आपने कोई कोर्स वहां से किया है तो आपकी जो वैल्यू है वो बहुत बढ़ जाती है। और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय मतलब एमएचआरडी में जो उच्च शिक्षा विभाग के दायरे में आते हैं। ठीक है, और ये सीधे किसके दायरे में आते हैं? उच्च शिक्षा, एमएचआरडी के दायरे में आते हैं। और सामान्य तौर पर भारत में विश्वविद्यालयों को यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। ठीक है,
एमएचआरडी के दायरे में 46 केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये 2009 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी शायद आंकड़ा कुछ चेंज हो सकता है, तो वो एक बार सर्च करना पड़ेगा। तो एमएचआरडी के दायरे में 46 केंद्रीय विश्वविद्यालय थे 2009 तक। 12 उनमें से 16 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय 2009 में स्थापित किए गए थे संसद के एक अधिनियम द्वारा। और बस ये इसका मुख्य है कि 2009 से पहले एमएचआरडी के दायरे में 46 केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, और उनमें से 2009 में जो है 16 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे संसद के अधिनियम के द्वारा। इसमें इग्नू नई दिल्ली को सीधे एमएचआरडी द्वारा वित्त पोषित किया जाता। तो जो इग्नू है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी जो है, उसको कौन फाइनेंस करता है? उसका सीधे एमएचआरडी उसको देता है। और भारत के जो राष्ट्रपति हैं सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विजिटर होते हैं। उस क्षमता में वे कुछ सदस्यों को विश्वविद्यालय के प्रभावी कामकाज के लिए महत्वपूर्ण समितियों में नामांकित करते हैं। वे विभिन्न कानूनी मामले और प्रासंगिक संशोधनों में भी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो जो सेंट्रल के विश्वविद्यालय होते हैं वहां पर राष्ट्रपति विजिटर होते हैं, और जो स्टेट वगैरह होते हैं यहाँ पर कौन होते हैं? हेलो, जाग रहे हैं क्या? जी सर जी। हाँ, कौन होता है स्टेट में? हाँ जी, स्टेट गवर्नमेंट होती है सर। नहीं, गवर्नर होते हैं। राज्यपाल हाँ जी, राज्यपाल राज्यपाल होते हैं जी। ठीक है, राज्यपाल बोलते हैं। हाँ ठीक है, ये हो गया केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, अब हम राज्य विश्वविद्यालय को समझ लेते हैं कि क्या अधिनियम वगैरह है जिसके अंतर्गत ये आते हैं। तो किसी प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय कहा जाता है। जो हमारे यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इनके लिए भी एक बकायदा कानून बना राज्य स्तर पे, और उस कानून के अंतर्गत उनका सेटअप होता है। ऐसे डायरेक्टली कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकता। यूनिवर्सिटी का बेसिकली क्या काम होता है कि वो कोर्सेज कराते हैं, खुद ही एग्जाम लेते हैं, और पूरा एक जो कानून की रूपरेखा है, अधिनियम है, उसके अंतर्गत जो धाराएं हैं, उस धाराओं के अंतर्गत उसका पूरा प्रोसेस होता है, गठित होती है, और किस प्रकार की एजेंसी उसको चला सकती है, वो सब उसके अंदर मेंशन होता है। वो धाराओं के अनुसार ही कोई भी यूनिवर्सिटी चलती है। राज्य विश्वविद्यालय यूजीसी अधिनियम 1956 की 12B की सूची में शामिल है और केंद्रीय सहायता के लिए पात्र हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं वो यूजीसी अधिनियम 1956 की 12B की सूची के अनुसार बनते हैं, और उनको भी केंद्रीय सहायता मिलती है। ठीक है, केंद्र से सहायता प्राप्त करने के वो पात्र होते हैं। अब हम पढ़ते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, मतलब इसको जो बोला जाता है इंग्लिश में वो ऐसे बोला जाता है कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, और शॉर्ट में उसको हम डीम्ड यूनिवर्सिटी बोलते हैं। एक उच्च प्रदर्शन करने वाला संस्थान होता है जिसे सेंट्रल द्वारा यूजीसी एक्ट 1956 की धारा 3 के तहत घोषित किया जाता है। तो राज्य राज्य यूनिवर्सिटी होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, वो कौन सी धारा होती है? 12 12 बी। हाँ, ये ध्यान रखना है ना, ये प्रश्न बन सकता है यहाँ से। और 1956 की धारा 3 के तहत घोषित किया जाता है डीम्ड यूनिवर्सिटी को। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी केवल यूजीसी की सिफारिश के बाद किसी कार्यकारी आदेश के माध्यम से स्थापित की जा सकती है। ठीक है, इन्हें विश्वविद्यालय के सभी शक्तियां होती हैं, लेकिन वे कॉलेज को संगठित करने का अधिकार नहीं रखते। समझ में आई बात? यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या नहीं कर सकते? इनसे कोई कॉलेज एफिलिएट नहीं कर सकता। ये केवल खुद ही एक सिंगल इंस्टीट्यूट के रूप में चल सकते हैं, लेकिन ये कॉलेज को एफिलिएट नहीं कर सकते। वहीं जो स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल की यूनिवर्सिटी होती हैं, वो क्या कर सकती हैं? कॉलेज को एफिलिएट कर सकती हैं। जैसे हमारा, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, ये एक रीजनल एरिया होता है, वहीं तक ही एफिलिएट कर सकती हैं। एक एक पर्टिकुलर जगह होती है, रीजनल स्पेस होता है, वहीं तक ही ये कॉलेजों को, वहां के कॉलेजों को एफिलिएट कर सकते हैं। उसके आगे नहीं जा सकते। वहां फिर उस पर्टिकुलर सीमा के बाहर जो भी बॉडी होगी या यूनिवर्सिटी होगी वो एफिलिएट करेगी।
ठीक है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ठीक है, और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली, पहले दो संस्थान थे जिन्हें डीम्ड की स्थिति प्राप्त की गई। ये दो पहले संस्थान थे जिनको डीम्ड यूनिवर्सिटी की स्थिति दी गई या नाम दिया गया, या जो धारा 3 के अंतर्गत है इनको डीम्ड बोला गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 1958 में इस स्थिति को प्राप्त किया, ठीक है। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 1958 था उसमें सबसे पहले डीम्ड यूनिवर्सिटी का इसको स्थान मिला, हालांकि ये 1908 में स्थापित किया गया था। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है ये 1908 में बन गया था, लेकिन इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी कब दिया गया? 1958 में। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, ये 1976 में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में घोषित करने वाला पहला निजी संस्थान था। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है, जो निजी संस्थान भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट संस्थान भी हो सकते हैं। और जो मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन था सिक्किम में, इसको सबसे पहले 1976 में यह निजी संस्थान था जिसको डीम्ड का दर्जा मिला। और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों के उदाहरण में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय न्यू दिल्ली, NUEP इसका शॉर्ट फॉर्म है, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय, मतलब नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इसका शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है। इसको नई दिल्ली में इसका जो है ऑफिस है। और दूसरा जो है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का है, ये भी न्यू दिल्ली में है। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, ये भी न्यू दिल्ली में। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। ये नाम दिए गए हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटी कहलाते हैं और जो काफी फेमस है और काफी अच्छे इनका नाम है, ठीक है। अब हम प्राइवेट विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं। तो प्राइवेट विश्वविद्यालय राज्य या केंद्र अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं। उनके द्वारा संचालन के तंत्र के तहत पंजीकृत सोसाइटी या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत या सार्वजनिक विश्वास या कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत पंजीकृत किए जाते हैं। तो जो प्राइवेट विश्वविद्यालय होते हैं इसके लिए क्या होता है, या तो कोई सोसाइटी फॉर्म होती है, जो सोसाइटी एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860। आपको भविष्य में अगर कोई यूनिवर्सिटी खोलनी है तो आपको सोसाइटी बनानी पड़ेगी, या आपको ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, या आपको कंपनी खोलनी पड़ेगी। कंपनी कैसे खोलोगे आप? सबसे पहले कंपनी अधिनियम जो है उसकी धारा 25 के तहत जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो आप रजिस्टर करेंगे, ठीक है। तो ये तीन चीजें जब आप रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद आप कोई विश्वविद्यालय को ऑपरेट कर सकते हैं, प्राइवेट विश्वविद्यालय को, ठीक है। इन संस्थाओं को यूजीसी एक्ट की धारा 22 के तहत, तो पहला 12 भी हो गया है ना, और डीम्ड किसके धारा 3 के अंतर्गत आता है, और जो प्राइवेट विश्वविद्यालय वो धारा 22 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो स्वीकृति डिग्री 25 प्रदान, हाँ जी, धारा ये 25 के यहाँ से धारा 25 से 25 से नहीं, अभी समझो, धारा 25 जो है ये जो कंपनी अधिनियम है, ठीक है, उसकी है। मैंने अभी समझाया कि विश्वविद्यालय अगर आपको खोलना है, निजी विश्वविद्यालय आपको अपना खोलना है, तो आप किन जो भारत में रजिस्ट्रेशन की सुविधा है कि आप कब खोल सकते हो, वो 3 तरीके से खोल सकते हो। पहला क्या हो गया? पंजीकृत सोसाइटी, ठीक है। पहले आपको एक सोसाइटी बनानी पड़ेगी। अब सोसाइटी बनाने के लिए जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी सोसाइटी बनी हुई है जो काम करती हैं, तो वो सोसाइटी किस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होनी चाहिए? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ठीक है। ये सोसाइटी मिनिमम 8 लोग होते हैं और मैक्सिमम 15 लोग हो सकते हैं सोसाइटी में, जो उसकी बोर्ड बनेगा सोसाइटी का, ठीक है, वो आपको रजिस्टर करनी पड़ेगी। दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रस्ट बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत आप डायरेक्टली ट्रस्ट बना करके, जैसे सोसाइटी रजिस्टर होती है वैसे ट्रस्ट भी रजिस्टर होता है। और तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? कंपनी अधिनियम। कंपनी कैसे बनती है भारत के अंदर, वो कंपनी अधिनियम धारा, उसमें भी धारा अलग अलग है कंपनी में, के 24 है, 23 है। तो जो कंपनी अधिनियम की धारा 25 है उसके अंतर्गत एनजीओ रजिस्टर होते हैं, और उसी के अंतर्गत धारा 25 के अंतर्गत आप जो है विश्वविद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय
रन कर सकते हैं। पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको विश्वविद्यालय के लिए जो भी प्रोसेस होती है वो प्रोसेस करनी पड़ेगी। ठीक है। और जो ये धारा 22 है, हमने जो 12B बात करी, ये यूजीसी एक्ट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, क्लियर है? हाँ, यूजीसी एक्ट अलग है। अगर हम यहाँ से आपने अपनी संस्था जो है रजिस्ट्रेशन करा लिया, सोसाइटी बना ली कि फलानी सोसाइटी या ढिमके सोसाइटी, जैसे महर्षि दयानंद योग एकेडमी, ये भी एक सोसाइटी है, ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है ना। तो ये जो है अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोल सकता है, लेकिन अब उसके बाद सिर्फ ये रजिस्टर कराने से हमें यूनिवर्सिटी नहीं खोलेंगे। हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें यूजीसी एक्ट की धारा 22 के तहत फिर उसको जाना पड़ेगा, उसका हमें स्वीकृति लेनी पड़ेगी, तब जाकर के हमें डिग्री प्रदान करने का अधिकार होगा। ठीक है। और वाणिज्यिक नियम पर प्रमाण पत्र मिलने के साथ साथ ये सब काम हो सकते हैं। फिर गैंगटॉक में स्थित सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ, मेडिकल और टेक्निकोलॉजिकल साइंस, जो 1995 में स्थापित की गई थी, भारत का सबसे पहला प्राइवेट विश्वविद्यालय था। याद है? अगर आप लोग तो अभी पता नहीं किस एज में, जब हम लोग स्कूल टाइम में थे, 12वीं 11वीं के समय, ग्रेजुएशन का टाइप हमारा चल रहा था, तो मणिपाल सिक्किम यूनिवर्सिटी बहुत फेमस हुई थी। तो MBA वगैरह और डिस्टेंस के ये सारे कार्यक्रम उसने बहुत कराए। तो ये प्राइवेट विश्वविद्यालय हो गए। ठीक है। सर डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी मणिपाल का नाम आया था। हाँ, वो अलग था, डीम्ड यूनिवर्सिटी था वो। उसमें में ये जो है, ये MAHE था, है ना, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, ये 1976 में था। ठीक है। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी में, हाँ जी, ये जो यूनिवर्सिटी है कितनी कितनी है? आपकी आवाज क्लियर नहीं, एक मिनट में रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।